बच्चों, let's read out the question. Read the sources given below and answer the questions that follow. नीचे में 3 sources given है question में. Source A झूमिंग, source B commercial farming and source C rice. इन तीनों sources को अच्छे से read करने के बाद हमें questions को answer करने हैं. तो सबसे पहले source A झूमिंग के बारे में पढ़ते हैं. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, conuco in Venezuela, roca in Brazil, mazul in Central Africa, ladang in Indonesia, ray in Vietnam. In India, this primitive form of cultivation is called bewar or dahiya in Madhya Pradesh, podu or penda in Andhra Pradesh, Pamadabi or Koman or Bringa in Odisha, Kumari in Western Ghats, Walre or Valtre in southeastern Rajasthan, Khil in the Himalayan belt, Kuruva in Jharkhand, and Jhuming in the northeastern region. सोर्स ए में बेसिकली क्या बोला गया है कि झूमिंग एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है. पहले के टाइम पर ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस था जब मॉडर्न इक्विपमेंट्स या मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं थी, तो लैंड फर्टिलिटी पे और मॉनसून्स पे फार्मर्स को डिपेंड करना पड़ता था. तब क्या होता था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था. इंडिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और अलग अलग स्टेट्स में जैसा कि हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश में बेवार या दाहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, और अदर स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं इस कल्टीवेशन टेक्निक के. झूमिंग एक कल्टीवेशन टेक्निक है जिसके अंडर फार्मर्स एक पैच ऑफ लैंड पे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे फार्मिंग करते हैं, वेजिटेशन करते हैं, और जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है क्रॉप की, तो उसकी कटाई के बाद उस लैंड को पूरी तरह से जला दिया जाता है, और जो एशेस बनते हैं उसकी लेयर से वापस से फर्टिलिटी गेन कर पाती है वो लैंड, तो दोबारा वेजिटेशन हो पाती है. लेकिन ऐसा करने से 2 या 3 सालों में उस लैंड की फर्टिलिटी कंप्लीटली खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उस टाइम पर फार्मर्स को शिफ्ट करना पड़ता था. इसे इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है इंडिया में. और यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्रीज में इंडिया के अलावा जिस नाम से झूमिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को प्रोनाउंस किया जाता है वो भी गिवन है कि मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कॉन्यूको, ब्राजील में रोका, सेंट्रल अफ्रीका में मजोले, इंडोनेशिया में लडांग और वियतनाम में रे. इन नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट, लेट अस रीड द सोर्स बी कमर्शियल फार्मिंग. The main characteristic of this type of farming is the use of higher doses of modern inputs, example HYV seeds, high-yielding variety seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to gain higher productivity. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana, but in Odisha, it is a subsistence crop. Sorry, I missed this part. Rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha, it is a subsistence crop. इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि कमर्शियल फार्मिंग एक ऐसा टाइप ऑफ फार्मिंग है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स का यूज होता है. मतलब मॉडर्न डेज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं बल्कि कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि अब मॉडर्न इनपुट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सीड्स जिससे कि ग्रोथ लार्ज स्केल पर हो पाती है क्रॉप्स की. फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, और डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन भी वैरी करती है इंडिया में, या फिर आप कहीं भी देख लो, एक रीजन से दूसरे रीजन में. क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग ज्योग्राफिक कंडीशंस या अवेलेबिलिटी या डिमांड होती है क्रॉप की, जिसकी वजह से डिग्री वैरी करती है. कमर्शियलाइजेशन मतलब कि क्रॉप को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ग्रो किया जाता है, ताकि लार्ज स्केल पर जब क्रॉप्स ग्रो हो तो उनको बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके. दैट इज कमर्शियल फार्मिंग. अब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कमर्शियलाइजेशन होती है. लाइक राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा और पंजाब में राइस कमर्शियल क्रॉप है क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े लैंड फार्मलैंड्स हैं, ताकि और राइस के लिए सुटेबल कंडीशंस हैं जिससे वो कमर्शियलाइज हो पाता है. लेकिन उड़ीसा में सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है.
वहां पर फार्मर्स सिर्फ अपनी सेल्फ कंजम्पशन के जितना ही ग्रो करते हैं। बड़े स्केल पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए राइस को ग्रो नहीं किया जाता है ओडिशा में। Next source, source C, rice. Let us read out. It is the staple food crop of majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. हमारा कंट्री इंडिया चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना के बाद इंडिया में। Rice is a kharif crop which requires higher temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. राइस एक खारिफ मॉनसून क्रॉप है। खारिफ क्रॉपिंग सीजन में ग्रो किया जाता है, हाई टेम्परेचर्स में ग्रो करता है, दैट इज अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और इसे बहुत ज्यादा रेनफॉल भी चाहिए एनुअली, दैट इज अबव 100 सेंटीमीटर। और अगर कहीं रेनफॉल कम है, इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज यूज किए जाते हैं। सो नाउ दैट वी हैव रेड ऑल द थ्री सोर्सेज, हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। Let us read out the questions. From source A. What is slash and burn agriculture called in Brazil and Central Africa? Before answering the first part of source A, we will understand what is the key concept of this question. यहाँ पर कुछ questions given हैं 3 sources के, और वो हमको read करके questions को answer करने हैं. Answer the questions after reading the given sources. Zooming, commercial farming, एंड कल्टिवेशन ऑफ राइस, ये 3 की कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं इन द गिवन क्वेश्चन। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉल्ड इन ब्राजील एंड सेंट्रल अफ्रीका? जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में, झुमिंग को ब्राजील में रोका कहा जाता है और सेंट्रल अफ्रीका में मजोली कहा जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ सोर्स ए वुड बी, for Brazil, it is Roca, and Central Africa, it is Mazoe. These are the other names in these countries for Jhuming cultivation. Next question from source B, commercial farming. The degree of commercialization of agriculture varies from one region to another. Explain it with an example. आपको पहले ही बताया गया कि इस लाइन का मतलब क्या है। जब कमर्शियलाइजेशन की डिग्री वैरी करती है, इसका मतलब है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग डिमांड होते हैं पर्टिकुलर क्रॉप के, अलग अलग जोग्राफिक कंडीशंस होती हैं, उसी के बेसिस पे कमर्शियलाइजेशन वैरी करती है कि किस एक्सटेंट तक हम एक पर्टिकुलर क्रॉप को कमर्शियलाइज कर सकते हैं, उससे सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। So let us know what is the answer here. Why the degree of commercialization varies from region to region? Because it depends on various factors. Before understanding the example, let us know what are the factors that are responsible for the variation in the degree of commercialization of agriculture from region to region. First factor, availability of large farmlands. जिस रीजन में ज्यादा फार्मलैंड्स बहुत बड़े स्केल पर अवेलेबल होते हैं, वहां कमर्शियल फार्मिंग इजीली प्रैक्टिस करी जा सकती है। सेकेंड फैक्टर जिसपे कमर्शियलाइजेशन डिपेंड करता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्वियसली हमें लार्ज फार्मलैंड्स चाहिए, तो उन लार्ज फार्मलैंड्स पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी सबसे ज्यादा लेबर और कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी। बाय कैपिटल वी मीन equipments, seeds, all other things that are used to grow crops. Next, third factor, demand of the crop in a particular region. जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा स्केल पर कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस की जाएगी। अगर किसी एरिया में कम डिमांड है उस क्रॉप की, तो कमर्शियली ग्रो करने की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ फैक्टर, फर्टिलिटी ऑफ लैंड एंड सॉइल। लैंड एंड सॉइल कितना फर्टाइल है ये भी बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, एंड द जोग्राफिक कंडीशंस एज वेल, जो उस पर्टिकुलर क्रॉप जिसे कमर्शियलाइज करना है वो वहां पे वो सूटेबल है या नहीं। So these are the factors that affect the commercialization of agriculture. Now let us know an example to understand this better.
Rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Odisha it is a subsistence crop. So what is here? What is it saying? That in Punjab and Haryana, the geographic conditions, the demand, everything is very much suitable to grow rice as a commercial crop. But in Odisha, वहां पर क्या होता है, फार्मर्स सिर्फ अपनी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए ही थोड़े से पैच ऑफ लैंड पर ग्रो करते हैं राइस को, अपनी कंजम्पशन और अपनी फैमिली एंड कम्युनिटी की कंजम्पशन के लिए। लेकिन वही हरियाणा एंड पंजाब में बहुत डिमांड है, बहुत बड़े फार्मलैंड्स भी अवेलेबल हैं, कैपिटल एंड लेबर भी अवेलेबल है ताकि राइस को कमर्शियली ग्रो किया जा सके। So I hope you understood this example and you can relate it with the given question. Now let us read the third question, source C, rice. How does rice grow and what are its requirements? Let us know the answer. Rice is a kharif or monsoon crop. As we already know, kharif is a cropping season जिसकी सोइंग पीरियड जून जुलाई होती है मॉनसून सीजन में और हार्वेस्टिंग पीरियड अक्टूबर नवंबर में होती है। एंड राइस इज वन ऑफ द खारिफ क्रॉप्स। तो इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स कैसी होती हैं? बिल्कुल हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है, ये हमें ऑलरेडी पैराग्राफ में मेंशन था, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। और सॉइल की रिक्वायरमेंट कैसी होती है? क्ले लोम सॉइल, बिल्कुल गीली मिट्टी क्ले सॉइल चाहिए होती है, बेस्ट सुटेबल होती है राइस कल्टिवेशन के लिए। So this is how the rice grows in India. I hope you understood well. Best of luck.